नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। परमादरणीय गुरुजनों, अभिभावकों एवं प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त वीरमदेव बोडिया और आप देख रहे हैं वीर तेजा नवसर्जन संस्थान द्वारा आयोजित ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा के एग्जाम के जो प्रश्न पत्र थे उनके सॉल्यूशन का वीडियो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम वन बाय वन प्रत्येक सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशंस विथ आंसर और विथ सॉल्यूशंस आपको बताने जा रहे हैं हमारे वीर तेजा नवसर्जन संस्थान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। कक्षा 5वीं, कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के वन बाय वन वीडियोस हम आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। आज इंग्लिश के जो एक्सपर्ट हैं वो है भंवर चौधरी, और हिंदी के मोहनी चौधरी, और गणित के गणपत गोदारा सर, और उसके बाद में फिर इनको जो सामाजिक विज्ञान है यही भंवर चौधरी द्वारा बताया जा रहा है, और जो विज्ञान है वो गणपत चौधरी द्वारा बताया जा रहा है। तो हमारे जो तीनों मूल्यवान शिक्षक जो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी टीम है ये अनमोल टीम है, लेकिन इस YouTube चैनल पर या फिर इस जो पैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार इस कार्यक्रम को या फिर इस सॉल्यूशंस को कर रहे हैं। हो सकता है छोटी मोटी मिस्टेक्स रही हुई या थोड़ी बहुत ऐसा हो सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है दोस्तों कि शुरुआत की है। शुरुआत करने वाला ज़रूर एक दिन मंजिल को जाता है। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि आप भी अपने किसी बेहतर कार्य की शुरुआत करें। वीर तेजा नवसर्जन संस्थान में जो मुख्य रूप से ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले श्री भंवर चौधरी, मोहनी चौधरी और गणपत चौधरी, और हमारे कैमरामैन ओम प्रकाश चौधरी, और बहुत सारे जो हमारे गुरुजन हैं, और इनके साथ में जो हमारे अधिकारी हैं, और जैसे सीडीओज हैं, और सीडीओ साहब है, डीओ साहब है, एडीओ साहब है, और हमारे जो पूरे ज़िले भर के सीबीओ साहब हैं, और अलग अलग हमारी इस परीक्षा में सहयोग करने वाले प्रभारी हैं। इन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस जो पेपर सॉल्यूशंस में आप अपने पेपर और अपनी पेन साथ में रखिए। क्वेश्चन रैंडमली सोल्व करवाए जाएंगे, किसी भी क्रम में करवाए जा सकते हैं। आपको क्लास पहले बता दी जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हेडलाइन में आपको उस क्लास के बारे में बता दिया जाएगा। आप उस क्लास के बारे में वन बाय वन आंसर सॉल्यूशन करें, और इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर आप इस वीडियोज़ के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना पॉजिटिव कमेंट लिखकर हमें प्रोत्साहित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलते रहिए, कंटिन्यू हमारे ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा 2024। नमस्कार। मैं आप सभी विद्यार्थियों का, अभिभावकों का हमारे वीर तेजा नवसर्जन संस्थान के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आंसर की जारी करने की अगली कड़ी में हम अभी कक्षा 7 की आंसर की जारी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको गणित विषय की प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा और पूरी विधि विस्तृत रूप से बताऊंगा। तो आपको उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आ जाएगा। और जो समझ में नहीं आए, आपको कोई प्रश्न डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि हम उस पर वापस पुनः विचार विमर्श करके आपके समक्ष उपस्थित होंगे या आपको उसमें आपका डाउट सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं। 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा? देखो, 48 को किस संख्या से गुणा करो। 48 को किस संख्या से गुणा करो? संख्या पता नहीं क्या, मान लो x है। गुणा करने पर किसके बराबर आना चाहिए? 173 गुणा 240 के गुणे के बराबर आना चाहिए। 48 को ऐसी संख्या से गुणा करो जिसका गुणा किसके बराबर आना चाहिए? 173 गुणा 240 के बराबर। अब देखो, 48 इधर गुणे में, इधर आने पर किसमें जाएगा? भाग में। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 173 गुणा 240 बटा 48। 240 बटा 48 डिवाइड कर दो। 8 का भाग इसमें 30 बार गया और इसमें गया 6 बार। 6 का भाग इसमें कितनी बार गया? 5 बार। कितना आ जाएगा? 173 गुणा 5। 5 दिए 15, हासिल गई 1, 7 5 35 और ये कितने हो गए? 36। 5 से कम 5, उत्तर कितना आ जाएगा? 565।
5 ये 15 हासिल गई 1, और 7 पंजे 35 और 1 36 हासिल गई 3, 5 1 5 और 3 कितने हो गए 865। उत्तर कितना आ जाएगा 865, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि संख्या x को 4 से भाग दो। एक संख्या है उसमें किसका भाग देता है? 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने पर हमारा शेषफल कितना प्राप्त होता है? 3 से। अब उस संख्या का क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। तो शेषफल का क्या कर दो? डबल। शेषफल का डबल करने पर कितना आ जाएगा हमारा शेषफल? 6। लेकिन भाग किससे देना है? 4 से। तो शेषफल से 4 छोटा है बड़ा है? तो 4 छोटा है, तो 4 का शेषफल में क्या दे देते हैं? भाग। 4 का भाग समय देने पर कितनी बार गया? 1 बार, और पीछे शेषफल कितना बचेगा? 2। तो अगर किस संख्या में 4 का भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? 3 बचता है, तो संख्या का डबल करने पर जब उसमें 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं 11 में 4 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? 3। 11 का डबल कितना होगा? 22 में 4 का भाग देंगे तो 5 और जाएगा, 500 के 20, और शेषफल कितना बचेगा? 2। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 2, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो अगले वाला प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगला वाला प्रश्न क्या है? अगला वाला प्रश्न है वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा? जैसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष रहना चाहिए? 4 शेष रहना चाहिए। तो छोटे छोटा इसका मतलब क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। तो 6 9 15 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90। अब देखो 90 से एक ऐसी संख्या से गुणा करना है जिसमें किसका भाग देना चाहिए? 7 का, और शेषफल कितना बचेगा? 4। तो 4 इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब यहां पर एक ऐसी संख्या लो जिसमें वो संख्या रखने पर किसमें 7 का पूरा भाग चला जाए। तो यहां मैं क्या रख देता हूं? 4। तो कितना आ जाएगा? 360 प्लस 4 और 364। इसमें किसका भाग चला जाएगा? 7 का। ठीक है, उत्तर कितना आ जाएगा आपका? 364। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, क्योंकि बाकी संख्या छोटी छोटी है, और इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 364। अगला वाला प्रश्न देखते हैं। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर चौड़ा है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर लंबा, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है, और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ा है। इसकी इस छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेगी? अब देखो वर्गाकार टाइल का माप नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये प्रश्न क्या है? गलत है, और ये आपके प्रश्न किसमें चला जाएगा? बोनस के अंदर चला जाएगा, क्योंकि इसमें वर्गाकार टाइल का माप नहीं दिया गया। बिना माप के हम टाइलों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए चलो आगे वाले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। आगे वाला प्रश्न है 12 वाला प्रश्न। अब देखो क्या दिया हुआ है? 18.48 48 बार बार आ रहा है नहीं आ रहा है? तो 48 के ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। अब 48 को बार लगाना है, और बार हटाने के लिए मैंने कहा था अगर एक संख्या पर बार हो तो बटे में कितना आता है? 1 9। 2 संख्या पर बार हो तो बटे में कितना आता है? 99। लेकिन यहां पर एक संख्या साथ में क्या है? 18 और दी गई है। तो हम क्या करेंगे? 48 में से 18 घटाएंगे, पीछे क्या बचेगा? 30, और यह क्या आ जाएगा? 18। तो 1830 बटा 99। इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसमें किसका भाग देंगे? तो 3 का भाग इसमें गया 33 बार, और इसमें कितनी बार गया? 610 बार। आपका उत्तर आ जाएगा 610 बटा 33। उत्तर कितना आ जाएगा? 610 बटा 33। ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न में राइट होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगले वाले प्रश्न में क्या ज्ञात करना था? घनमूल ज्ञात करना था। घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है? आपको पता है, ये वर्गमूल विधि से, सैम विधि से घनमूल ज्ञात किया जाता है, लेकिन जब करने के बाद में कितने कितने का जोड़ा बनता है? 3 का जोड़ा बनता है। और ये जो कितने इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,28,509, ये किसका घनमूल है? ये किसका घन है? सॉरी, 69 का घनमूल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। और सॉल्यूशन आप इस विधि से कर लेना। इसमें 2 का भाग जाएगा, फिर सॉरी पीछे 9 दिया, इसका पहला 3 का भाग जाएगा, फिर आप देते रहना, और फिर जो भी संख्या इधर वाली संख्या उसमें 3 के जोड़े बन जाएंगे। उत्तर कितना आ जाएगा? 69। चलो नेक्स्ट प्रश्न। 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्या का औसत कितना है? 18। तो 5 का योग कितना हो जाएगा? 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 5 संख्याओं का योग। औसत से योग ज्ञात करने सूत्र क्या होता है? औसत को उनसे गुणा कर लो। तो 18 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 90। 5 संख्या का औसत 18 है, और तो योग कितना हो जाएगा? 90। उसमें तो बात बोल रहा है कि एक संख्या छोड़ दो, तो पीछे कितनी संख्या बचेगी? 4। औसत कितना हो जाएगा? 16। तो 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 4 गुणा 16 बराबर 64। अब हमारे पास पहले कितना था? 90। अब कितना है? 64। एक संख्या छोड़ने पर कितना कम हुआ? 90 में 64 घटा लो, कितने हो जाएंगे?
6 और 20 26। तो पांचवी संख्या छोटी वाली संख्या कौन सी थी? 26, क्योंकि 5 संख्या का योग हमारे पास कितना आया था? 90। 4 संख्या का योग कितना आया? 64। तो योग कितना कम हो गया? 26। इसका मतलब हमने कितना कम किया? 26 कम किया कि नहीं किया? तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 26, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, एक प्रश्न पूछा है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है? देखो, वर्गों का औसत क्या सूत्र होता है? n प्लस 1, 2n+1 और अपॉन क्या आ जाएगा? 6। n+1, 2n+1 और बटे में क्या आ जाएगा? 6। n का मान कितनी संख्या का पूछा है? 10 संख्या का पूछा है, तो क्या आ जाएगा? 10 + 1 गुणा 2 गुणा 10 + 1 और बटे में 6। 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 कितने होंगे? 21 और बटे में कितना आ जाएगा? 6। 21 को 11 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 1, 11 दूनी 22 और 1 कितने? 231/6। 6 का भाग 23 में कितनी बार गया? 36 18 3 बार। और पीछे कितना बचेगा? 37 18 5 51 में गया, 8 छके 48, 38.5 कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? डी। इस फॉर्मूला में मान लगाओ और उत्तर आ जाएगा। उसके बाद ये बोल रहा है, छह क्रमागत प्राकृत संख्या में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 हो तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा? पहली 3 क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत संख्या तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x+1 और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? x+2। क्रमागत संख्या मतलब कितना बढ़ेगा? पहले 1 बढ़ेगा, फिर 2 बढ़ेगा, फिर 3 बढ़ेगा। जैसे यहाँ 2 तो ये कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 4। तो इस प्रकार से तो इन तीनों क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? इन तीनों का योग दिया हुआ है 27 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 27। चलो, तो कितना हो जाएगा? x और x 2x, 2x और कितने हो गए? 3x प्लस 2 और 1 कितना हो गया? 3 बराबर कितना दिया हुआ है? 27। ये 3 इधर प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 27 - 3, 27 - 3 कितना बचेगा? 24। तो 3x बराबर 24 है। x बराबर कितना हो जाएगा? 24 बटे में 3 बराबर 8। x का मान क्या आ गया? 8। सबसे छोटी संख्या क्या आ गई? 8। उसके बाद में 9, फिर 10, फिर क्या जाएगी? 11, फिर 12। ये क्रमागत संख्या आएगी। x का मान आ गया 8, 8, 8 सबसे छोटी संख्या। ये क्या पूछा है? 6 क्रमागत संख्या, तो शेष 3 संख्या का योगफल क्या होगा? तो हमने पहली तीनों का योग याद कर लेगा, ठीक है। फिर 11, 12 और 13 का योगफल, लास्ट वाली 3 संख्या क्या होगी? 11, 12 और 13। तो कितनी हो जाएगी? 11 और 11 22 और 1 23, 23 और 13 कितने हो जाएंगी? 36। 23 और 13 कितने हो जाएंगी? 36। उत्तर नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। त्रिशा तथा शालिनी की आयु का अनुपात 7:6 है। तो आयु क्या मान लेते हैं? एक की 7x, दूसरी कितनी हो जाएगी? 6x। एक की 7x, दूसरी कितनी हो जाएगी? 6x। एक 7x और दूसरी क्या हो जाएगी? 6x। अनुपात दिया है, मतलब क्या कर लेंगे? बटे में। और 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। दोनों में कितने जोड़ दो? इसमें भी 8, इसमें भी 8। अभी वर्तमान की आयु कितनी? एक ही 7, एक ही 6। अनुपात दिया हुआ, साथ में क्या लिख देंगे? x। और 8 वर्ष बाद मतलब प्लस में 8, इसमें नीचे भी प्लस में 8। और 8 वर्ष बाद अनुपात क्या आ जाएगा? 9/8। आज भी कितना गिर गई है? बापो ने उठाया कौन? तो पूछो कितना गई है? कि आज लोग आयु अंतर पूछो है, तो न तो आज आयु दीवड़ी, न धगली आयु दीवड़ी, अनुपात दीवड़ो। अनुपात को मतलब क्या है? बटा हुए। तो हम क्या लिख दियो? हाथ बटा 6। आयु नहीं उठाया, हाथ x 6x कर दियो। 8 वर्ष पसे कितनी हुई? तो 8 जोड़ दो दुनियों में। और कितना आजी? अनुपात दीवड़ो 9/8। 9:8 या 9/8। अब दो भी 9 बराबर हो जाने के करना अपन वज्र गुणा करना। क्या करना? वज्र गुणा। 8 ने हाथ ने गुणा करो कितना आजी भाई? 56x। 8 ने गुणा करो कितना आजी? 64 बराबर। 9 ने 6 ने गुणा करो कितना आजी? 54x। और 9 ने 8 ने गुणा करो कितना आजी? 72। ठीक, ये तो आ गयो। यूं बस क्या करना? एक जाता एक तरफ कर दो। कहने का मतलब x एक तरफ, गणित एक तरफ। कितना आजी भाई? 56x मो 54x घटा दो। उन्हें हमने क्या घटाना है? 72 मो 64 घटा दो। ठीक, 56 मो 54 के आधार कितना रहा भाई? 2x। 72 मो 64 के आधार कितना रहा? 8। x बराबर कितना आ गयो? 8/2 बराबर 4। और मान क्या आयो है? 4। आयु नहीं है ये, और सिर्फ क्या को मान आयो है? x आयो है। x को मान। अब देखो,
हमने इसकी आयु कितनी मानी थी, एक की 7x और एक को 6x मानी थी कि नहीं मानी थी, और x का मान कितना आया 4, तो कितना आ जाएगा 7 गुणा 4 बराबर 28, और 6 गुणा 4 बराबर कितना आ जाएगा 24, और आयु में अंतर कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, इसका उत्तर कितना हो जाएगा 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। तीन सौ तियालीस को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 7 गुणा 7। 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 7 बट्टे में 2 16 क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 6 गुणा 6, और 16 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 81 क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो 7 की घात कितनी हो जाएगी, 7 की घात 1 2 3 4 5, 7 कितनी बार लिखा हुआ है 5 बार, 7 की घात कितनी आ जाएगी 5। अब देखो ये 2 और ये 3 से गुणा कर कितना आ गया 6, इस 2 और 3 से गुणा किया कितना आ गया 6, इस 2 और 3 से किया कितना आ गया 6, और इस 2 और 3 से गुणा किया कितना आ गया 6। तो यहां पर पहले कितने 6 थे, 3, नए कितने आ गए 4, 6 की घात कितनी आ गई 3 और 4 7, तो उसका उत्तर क्या आ जाएगा 7 बट्टा 7 की घात 5 बट्टा 6 की घात 7, 7 के बाद ये आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका उत्तर क्या हो जाएगा सही। तो 91 का उत्तर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे वाला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, 8 की घात x प्लस 1, 8 की घात x प्लस 1 बराबर 64, और मान किसका पूछा है 3x 3 की घात 2x प्लस 1। हम पहले x का मान याद करेंगे फिर इसका मान याद करेंगे। अब देखो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 की घात 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं आराम से, तो ये हो जाएगा 8 की घात x प्लस 1 बराबर 8 की घात 2। तो 8 से 8 क्या हो गया, कट गया, 8 से 8 शहीद हो गया, पीछे क्या बचा x प्लस 1 बराबर 2, ये प्लस का एक इधर हो जाएगा माइनस में, x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1, x का मान 1 आ गया। अब हमने पूछा क्या है, पूछा ये है कि 3 की घात 2x प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 की जगह 3, 2 की जगह 2, x की जगह क्या लिख देंगे 1, प्लस में क्या दिया हुआ है 1, तो आ जाएगा 3 की घात 2 एकम 2, 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 की घात कितनी आ जाएगी 3, और 3 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं 27, ऑप्शन नंबर 4 डी ऑप्शन इसका राइट होगा 92 का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, चुनाव कितने उम्मीदवार है 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है। देखो भाई ए को कितने मिले 71% वोट मिले, और जीते हो कितने हो 756 हो। देखो जीत हार को अंतर तो देख लो, एक है 71% मिला, दूसरे ने कितना मिल रही, दूसरे ने कितना मिल रही 29% मिली को मिला भाई, 100% होते हैं, 100 में से एक को मिल गए 71%, दूसरी कितने मिल जाएंगे 29%, तो इन 77 और अंतर कितना आ जाएगा 71 और 29 का अंतर निकाल दो, 11 में से 9 के पीछे बचे 2, और 6 में से 2 के पीछे बचे 4, अंतर कितना आ जाएगा 42%, और 42% बराबर कितना दिया हुआ है 756। देखो कितने परसेंट वोट होते हैं 100% वोट होते हैं, उसमें से एक को मिला 71%, दूसरे को बेचारे कितना मिला 29%, तो वोटों का परसेंट कितना अंतर रहा 42%, और वोटों का अंतर कितना रहा 756, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 756 बटा 42, और पूछा कितने परसेंट बराबर है 100% बराबर, तो 756 बटा 42 गुणा 100, 7 से डिवाइड कर दे, 7 का भाग 7 में एक बार, 5 में गया नहीं, 56 में गया 8 बार, और 42 में कितनी बार गया 6 बार, आ जाएगा 108 बट्टा 6 गुणा 100, 6 का भाग 10 में गया एक बार, पीछे बचा 4, 48 में गया 8 बार, आ जाएगा 18 गुणा 100 बराबर कितना आ जाएगा 1800 उत्तर। तो कुल वोट आपके कितने आ जाएंगे 1800, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 29% बराबर 756 कर दो, नहीं, क्योंकि 29% दूसरे को मिले हैं, लेकिन अंतर हार जीत तो क्या होता है दोनों वोटों का, दोनों उम्मीदवारों को मिले वोटों का अंतर होता है, तो अंतर कितना रहा 42% बराबर 756। फिर आगे करना है आपको, चलो नेक्स्ट प्रश्न, ए बराबर दिया हुआ है ए बराबर बी बटा 3, ए बराबर बी बटा
ए बराबर बी बटा 3 और बी बराबर दिया हुआ है सी बटा 2। पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी। चलो अगर ये बी इधर ले आऊं, मैं ए के बटे में ले आऊं, तो पीछे क्या बचेगा 1/3। कहने वाला अनुपात कितना बचेगा 1/3 बचेगा, नहीं बचेगा। इसमें भी मैं सी बी के बटे में ले आऊं तो बी बटा सी बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अनुपात कितना हो जाएगा 1/2। अब देखो ए अनुपात बी बराबर कितना है 1/3, बी अनुपात सी बराबर कितना है 1/2। ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो पड़ोसी से 1 ले लो, इधर से भी पड़ोसी से 1 लिख दो, 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, 3 एकम 3 और 1 एकम 1 आ जाएगा 1/3/6। ऑप्शन नंबर 1। आगे वाला प्रश्न। एक कार्य को 4 घंटों में कार्य करता है। ए का 1 घंटा का कार्य कितना हो जाएगा 1 घंटे का कार्य बराबर 1/4। बी प्लस सी 3 घंटे में, ए प्लस सी कितने में 2 घंटे में। तो ए प्लस सी का 1 घंटे कार्य कितना हो जाएगा ए प्लस सी का 1 घंटे का कार्य बराबर कितना दिया इसका 2 घंटा दिया, तो 1 घंटा कार्य कितना हो जाएगा इसका भी 1/2। घंटों को 1 के बटे में लिख दो। अब ए और सी दोनों 1/2 करते हैं। ए अकेला कितना करता है 1/4, तो सी अकेला कितना करेगा तो 1/2। दोनों कितना 1/2, उसमें से ए का कितना भाई 1/4 घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा आधे में से पाव गया, पीछे कितना बचेगा पाव बचेगा, 1/4 बचेगा, नहीं बचेगा। कहने का मतलब ए का 1 घंटे कार्य कितना 1/4 है, ए और सी का कार्य कितना 1/2 है। तो क्या करेंगे सी का ज्ञात करना है, तो दोनों में से एक वाला घटा देंगे, एक वाला घटाएंगे पीछे कितना बचेगा 1/4। अब ये बोल रहा है बी और सी का, बी प्लस सी का 1 घंटे कार्य कितना हो जाएगा 1/3। अब देखो सी का कितना आया 1/4, दोनों का कितना 1/3, किसका ज्ञात करना है बी का। तो दोनों में से सी वाला घटा लेते थे, तो 1/3 माइनस 1/4 दसम आ जाएगा 12। इधर आ जाए 4 माइनस 3 बराबर 1/12। कितना आया बी अकेले का कितना आया भाई 1/12। 1/12 मतलब कितने घंटे 12 घंटे। उत्तर कितना आ जाएगा 12 घंटे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 कितना हो जाएगा बी। अगला वाला क्वेश्चन। ए तथा बी की चालों का अनुपात 3 दिया देगा। देखो चालों का अनुपात का समय का अनुपात चालों का अनुपात का हमेशा क्या होता है उल्टा होता है। चाल का अनुपात कितना दिया हुआ है, चाल का अनुपात दिया हुआ है, चालों का अनुपात दिया हुआ है 3:4। तो समय का कितना हो जाएगा, समय का हो जाएगा 4:3। अब देखो किसका समय दिया हुआ है बी ने 24 मिनट में, बी का समय कितना दिया हुआ है 24, बी का अनुपात कितना है 3, तो 3 बराबर कितना दिया हुआ है 24, 1 बराबर कितना हो जाएगा 24/3 बराबर कितना आ जाएगा 8, 1 बराबर 8 आ गया। और पूछा किसका है ए का, ए का अनुपात कितना है 4, तो 4 गुणा 8 कितना हो जाएगा ए का 32, ए का कितना हो जाएगा 32। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 32। उसके बाद में दिया हुआ 6,000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखो मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 6,000 रुपए, समय कितना दिया हुआ है 8 माह, 8 माह, माह को किसमें बदल देते हैं वर्ष में, 12 का भाग दे देते हैं, आ जाएगा कितना 4 का भाग इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, समय कितना आ जाएगा 2/3 वर्ष। उसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है दर दी हुई है 6%, दर क्या दी हुई है 6%, तो दर बराबर 6%। अब क्या याद करना है, याद कर लेंगे ब्याज। पहले ब्याज का सूत्र क्या होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। तो मूलधन कितना है 6,000 गुणा 6 गुणा 2/3 और बटे में क्या आ जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 3 का भाग समय कितनी बार गया 2 बार, आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 गुणा 60 कितने आ जाएंगे 240 रुपए। ब्याज हमारा कितना आ जाएगा 240 रुपए। 240 रुपए ब्याज कौन से वाले ऑप्शन में है पहले ऑप्शन में, तो उत्तर नंबर कौन सा सही हो जाएगा 1 नंबर आपके। अब देखो लास्ट प्रश्न बचा है हमारा, कौन सा प्रश्न बचा है लास्ट प्रश्न बचा है 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो 18 सेंटीमीटर लंबा है, एक आयत है, क्या दिया हुआ है
आयत दिया हुआ है और इसके अंदर खींचा गया है एक वृत्त खींचा गया। क्या खींचा गया है? इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया। तो आप देख सकते हो वृत्त का व्यास किसके बराबर है? आयत की चौड़ाई के बराबर है। वृत्त का व्यास किसके बराबर है? आयत की चौड़ाई के बराबर है। तो वृत्त का व्यास मिल गया, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। और ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या है? 22/7 और आर का मान 7 आया। 7 गुणा 7, 7 7 कट गया, कितना जाएगा? 154। कितना आ जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। धन्यवाद दोस्तों, गणित के सारे प्रश्न समाप्त हो गए हैं और उसके बाद में सर इंग्लिश करवाएंगे और उसके बाद में मैं आपको साइंस फिर से सॉल्यूशन करवाने एक बार आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। और कोशिश ये रही कि सारे प्रश्नों को मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया, लेकिन क्या है कि सभी चैप्टरों के प्रश्न मिक्स में दिए हुए हैं, तो हमारी टीम की कोशिश रहेगी कि वो आने वाले समय में आपको एक एक चैप्टर समझाने की कोशिश करेगा, ताकि आपके अगली बार जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाए, उन प्रश्नों को अच्छी तरीके से कर सकें। तो जल्द ही हम आपके समक्ष सारे टॉपिक्स देके उपस्थित होंगे, लेकिन एक बार मैंने आपको थोड़ा हिंट देके जल्दी जल्दी में आपको आंसर बता दिए और साथ में समझाने की कोशिश की। और आगे आएंगे हमारे इंग्लिश के सर। थैंक यू सर। नमस्कार। इंग्लिश से क्वेश्चन की जो आंसर की है वो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है द लॉयंस ऑफ द ईस्ट एन इंटरेस्टिंग बुक। ये जो द लॉयंस ऑफ ईस्ट है ये एक बुक का नाम है। किसका नाम है? बुक का नाम है। और बुक का नाम है तो कैसा सब्जेक्ट है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब इज एन इंटरेस्टिंग बुक, तो ये जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। कौन से टेंस में है? प्रेजेंट में वर्ब जाएगा वॉज, ये दोनों पास्ट के हैं। इसके बाद आर सिंगुलर के साथ आएगा नहीं, इसका राइट आंसर होगा वो इज होगा ऑप्शन ए। इसके बाद 22 द काउंसिल चूज इट्स प्रेसिडेंट। यानी काउंसिल ने अपना प्रेसिडेंट है वो चूज कर लिया है। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है। और ये कैसा पजेसिव एडजेक्टिव है? सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव है। और सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव है तो ये सेंटेंस को क्या बना रहा है? सिंगुलर। तो द काउंसिल के साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब। और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ आती है? हैज और हैव के साथ। तो हैज और हैव में सिंगुलर है वो क्या है? हैज। इसके बाद है सरिता रिटर्न आफ्टर और, ये जो एच ओ यू आर इसे और बोला जाता है और से पहले ए नहीं आता है, क्या आता है? एन आता है। तो इसमें होता है सरिता रिटर्न आफ्टर एन और। इसके बाद है क्वेश्चन 24 टाइगर इज रिक्त स्थान फायरस एनिमल। फायरस का मतलब होता है भयंकर, भयंकर या डरावना। और ये टाइगर है, ये टाइगर अपनी पूरी प्रजाति को शो कर रहा है। और जब कोई वर्ड अपनी पूरी प्रजाति को शो करता है, जब कोई वर्ड अपनी पूरी प्रजाति को शो करता है तो उसके आगे क्या लगता है? द। और द के साथ क्या आता है? सिंगुलर नाउन। जब द के साथ सिंगुलर नाउन आता है और वो अपनी पूरी प्रजाति को शो करता है तो वो किस तरह का बन जाता है? प्रजाति को शो करता है तो वो द है, वो आर्टिकल लेता है। तो यहाँ पे टाइगर से पहले कौन सा लगेगा? द। द इसमें भी है और द इसमें भी है। इसके बाद है फायरस एनिमल। तो द टाइगर इज ए फायरस एनिमल। टाइगर होते हैं वो कैसे होते हैं? एक भयंकर जानवर होते हैं। तो द और एक, ए ऑप्शन डी। इसके बाद है ए ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट की जो एक मंडली होती है या जिसे ग्रुप कहते हैं तो वो फ्लॉक नहीं होता,
और वो रेजिमेंट नहीं होती, रेजिमेंट आर्मी की होती है। पैकेट नहीं होता, पैकेट तो सिगरेट का होता है। डिलीगेशन, डिलीगेशन क्या होता है, स्टूडेंट का जो ग्रुप होता है वो होता है डिलीगेशन। डिलीगेशन ऑफ स्टूडेंट, ये कलेक्टिव नाउन इसमें भरना था। इसके बाद इज बेटर देन कर्स, तो इज से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिक्त स्थान में या आएगा नाउन या प्रोनाउन। हमें ऑप्शन में दे रखे हैं क्या, नाउन, प्रोनाउन नहीं है। ऑप्शन में एक दिया रखा है नाउन और एक दे रखा है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बाद तो क्या नहीं आती है, वर्ब। एडजेक्टिव किसका काम नहीं कर सकता, ये है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, तो ये नहीं आएगा। इसके साथ आएगा प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसके बाद है विदाउट हेल्थ देयर इज नो, और यहाँ पे हमको भरना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, इसमें हैप्पी क्या है, हैप्पी है वर्ब, ये नहीं आएगा। हैप्पीली क्या है, एडवर्ब, ये भी नहीं आएगा। और हैप्पीस्ट, ये तो कॉम्पेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री है, ये भी नहीं आएगा। इसमें ऑप्शन डी होगा, हैप्पीनेस, यानी विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। इसके बाद है वीना लाइक्स द ऑफ मदर इंडिया, इसमें एक तो है म्यूजिक, एक म्यूजिशियंस और एक है म्यूजिक्स। तो इसमें भी हमें क्या पढ़ना था, नाउन, तो इसमें म्यूजिशियंस का कोई वर्ड का कोई रोल नहीं है। इसके बाद म्यूजिक्स और म्यूजिक, तो म्यूजिक होता है वो कॉमन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पीछे एस या ई एस हम लोग नहीं लगा सकते, और नहीं इसके आगे ए एन लगा कर इससे सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा, वीना लाइक्स द म्यूजिक ऑफ मदर ऑफ इंडिया। इसके बाद है द इंडियन आर नाउन फॉर देयर ब्रेवरी एंड लॉयल्टी, तो इसमें द इंडियन फोर्स या फोर्सेज, इसमें दो वर्ड हैं, एक है फोर्स और एक है फोर्सेज। इस फोर्स का मतलब होता है दबाव, क्या होता है, दबाव, और इस फोर्सेज का मतलब होता है सेनाएं, क्या होता है, सेनाएं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। तो द इंडियन फोर्सेज आर नाउन फॉर देयर ब्रेवरी एंड लॉयल्टी, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, यानी 29 नंबर का जो क्वेश्चन है द इंडियन, तो इसके साथ फोर्सेज का यूज होगा, ऑप्शन बी, फोर्सेज आर नाउन फॉर देयर ब्रेवरी एंड लॉयल्टी। इसके बाद है प्लूरल बनाना था टूथ का, और टूथ का प्लूरल क्या होता है, टूथ का प्लूरल होता है TEETH, तो टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ, ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, आर क्रिमिनल्स, इसमें प्रोनाउन भरने थे, और प्रोनाउन जो प्रोनाउन होता है इसका एक सीक्वेंस होता है, जब पॉजिटिव डिग्री हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो, सेंटेंस कैसा हो, सेंटेंस हो पॉजिटिव, और पॉजिटिव सेंटेंस हो तो इसका क्रम आता है 2, 3 और 1। लेकिन जब सेंस कैसा हो, सेंस हो नेगेटिव, सेंस किस प्रकार का हो, नेगेटिव प्रकार का सेंस हो, तो उसमें क्या आता है, उसमें आता है सीक्वेंस 1, 2 और 3 का। तो इसमें क्रिमिनल्स है कि हम सभी क्या है, यू, आई, यू एंड ही, मैं, तुम और वह क्या है, क्रिमिनल्स है। तो ये कैसा सेंस है, नेगेटिव सेंस है, और इसमें एक नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का सीक्वेंस होता है। इसमें ये अगर प्रोनाउन पढ़े हैं तो समझ आ गया होगा। इसके बाद है वन शुड, ऑप्शन सी इसका राइट है, वन शुड लव कंट्री, तो वन है, ये क्या है, ये वन भी प्रोनाउन है, और इस जो वन का, ये जो वन वाला प्रोनाउन है, इसके साथ में जो पजेसिव एडजेक्टिव आता है वो आता है वंस, यानी कि ऑप्शन बी, यानी 32 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी राइट होगा, वन शुड लव वंस कंट्री, मतलब अपने देश से हर कोई प्यार, हर एक प्यार करता है। इसके बाद क्वेश्चन 33, व्हाट इज द न्यूज, इसमें सुपरलेटिव डिग्री को भरना था, क्योंकि द के बाद कौन सी डिग्री का यूज होता है, द के बाद सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री इसमें कौन सी दी गई, ऑप्शन नंबर डी, लेटेस्ट। तो व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, आंसर डी। इसके बाद है सम पीपल हैव मनी देन ब्रेन्स, तो यहाँ पे देन आया है, और देन किसकी मांग करता है, कॉम्पेरेटिव डिग्री की। यहाँ पे कॉम्पेरेटिव डिग्री मोर है, क्या है, मोर, यानी कि सम पीपल हैव मोर मनी देन ब्रेन्स, यानी कुछ लोगों के पास उनके दिमाग से अधिक क्या होते हैं, पैसे होते हैं। इसके बाद धन, ऑफ द टू टीचर्स, यहाँ पे ऑफ द टू का प्रयोग हुआ है, और ऑफ द टू भी कॉम्पेरेटिव डिग्री में आता है, किसमें आता है, कॉम्पेरेटिव। मिस्टर सिंह इज द ओल्डर किसकी डिग्री है, ओल्डर कॉम्पेरेटिव डिग्री, ऑप्शन
ए। इसके बाद है एंटोनियम बिजारे। बिजारे का मतलब होता है पागल या झकी, और इसका जो एंटोनियम होगा वो नॉर्मल यानी नॉर्मल सामान्य, और बिजार यानी पागल। ठीक है, इसके बाद होता है गलती। गलती का मतलब होता है दोषी। इसका सिनोनिम पूछा है गलती का, और गलती का जो सिनोनिम होगा वो होगा ब्लेम। ब्लेम का मतलब भी दोषी। इसके बाद है चार्ज। चार्ज का मतलब होता है दोष लगाना, और इसका एंटोनियम पूछा है। एंटोनियम मतलब है मुक्त करना, तो एब्सोल्यूट का मतलब भी मुक्त करना, और एक्यूट का मतलब भी मुक्त करना। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, 38 का ए और बी दोनों। इसके बाद है सिनोनिम रिपुल्सिव। रिपुल्सिव का मतलब होता है प्रतिकर्षक यानी घृणा योग्य। तो इसका सिनोनिम होगा वो होगा डिस्गस्टिंग। इसके बाद है चेंज वॉइस विच गर्ल लव्स मुकेश। तो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो किस में बदल जाएगा, पास्ट सिंपल में। किस में बदल जाएगा, पास्ट सिंपल में। और यहाँ पे पास्ट सिंपल की एक ही वर्ब दी गई है, वो है लव्ड, तो ऑप्शन ए। इसके बाद सामाजिक। क्वेश्चन है 61। इसमें है मध्यकाल में धारण की जाने वाली महाराजा धीराज उपाधि का क्या अर्थ था। महाराजा धीराज का मतलब होता था राजाओं राजाओं के राजा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राजाओं के राजा। इसके बाद है मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। रहट का प्रयोग सिंचाई हेतु किया जाता था। ऑप्शन ए, सिंचाई के लिए रेट का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद है दिल्ली सल्तनत में बदंगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था। तो बदंगा शब्द का प्रयोग है वो गुलामों के लिए किया जाता था। निम्नलिखित में से दिए हुए विकल्प में मुगल शासकों के कालक्रम के अनुसार उनका सही विकल्प कौन था। तो बाबर से पहले औरंगजेब नहीं था, सबसे लास्ट में औरंगजेब था। इसके बाद बाबर के बाद अकबर नहीं था, अकबर से पहले हुमायूं था, ये भी गलत है। इसके बाद है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इसके बाद है गुर्जर प्रत्यार राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्राय त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जानी जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण था, इसका कारण था कनौज। कनौज पर सब करना चाहते थे कब्जा। कनौज क्या थी, कनौज मध्य भारत की यानी कि भारत की जो राजधानी थी। अगर भारत पर कोई कब्जा करना चाहता था तो उसको कनौज अपने अधिकार में लेना था। इसलिए गुर्जर अपने राजस्थान के इधर के, राष्ट्रकूट दक्षिणी भारत के, और पाल वंश बंगाल का, ये तीनों कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे, ऑप्शन बी। इसके बाद है शैक्षणिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्रियाकलापों पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं। तो शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक है जो मानवीय क्रियाकलाप है, निम्न में से किस सेल को प्राथमिक सेल कहा जाता है। प्राथमिक सेल आग्नेय सेल होती है, कायांतरित सेल है वो तीसरे नंबर की सेल होती है, और अवसादी सेकंड नंबर की सेल है होती है। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भूकंप की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, और अवधि केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता बढ़ती है। नहीं, अवधि केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता घटती है। तो इसमें कथ्य सतन है, तो इसमें सत्य कथन, इसमें सत्य कथन नहीं है। इसका होगा ऑप्शन डी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इसका है एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात कहां पर है, वेनेजुएला में। वेनेजुएला में नदी है कैरोना, और इस कैरोना की एक सहायक नदी है, इस पे ये एंजल जलप्रपात है। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में है। तो समताप मंडल में है। संविधान सभा में शामिल राजस्थान के सदस्यों में से
संविधान सभा में शामिल राजस्थानी निवासी सदस्यों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से थे, दलेल सिंह कोटा से थे, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से थे। ऑप्शन सी इसका सही है, जसवंत सिंह बीकानेर से थे। जल जंगल और जमीन आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये भीलों के सहयोग से बाबा बालेश्वर दयाल के द्वारा चलाया गया था। इसके बाद है संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? तो 24 जनवरी 1950 को 12वीं यानी कि अंतिम बैठक हुई और उसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। उसमें सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के हस्ताक्षर थे, और उसमें भी राजस्थान के सदस्यों की बात करें तो बलवंत सिंह मेहता के सबसे पहले हस्ताक्षर थे, और अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के थे। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। नलकूपों से सिंचाई जयपुर और अलवर क्षेत्र में होती है। कहाँ होती है? जयपुर और अलवर में। इसके बाद कुओं से, और उसके बाद नहरों से हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में सबसे अधिक सिंचाई होती है। उसके बाद जैसलमेर और जालोर और सांचौर इस क्षेत्र में होती है। इसके बाद तालाबों से सिंचाई भीलवाड़ा के अंदर होती है। कहाँ पे होती है? भीलवाड़ा में। ये सिर्फ 1% ही है। तो इसका ऑप्शन सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? नलकूप से। ए ऑप्शन सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में पशु चराने और लकड़ी काटने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है? तो आरक्षित वनों में पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है, उससे थोड़ी जो है वो सुरक्षा कम होती है, वो होते हैं सुरक्षित वन। इसके बाद अवर्गीकृत वन। इसका ऑप्शन ए राइट होगा। 75 का ऑप्शन ए, आरक्षित वन जो सर्वाधिक है। कहां पर? आरक्षित वन सर्वाधिक उदयपुर में, सुरक्षित बीकानेर और अवर्गीकृत वन बारह में। इसके बाद राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर खोला गया। देश में सबसे बड़े सोलर पार्क भड़ला की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? जोधपुर में की जा रही है, अडानी ग्रुप के द्वारा। इसके बाद है फारसी इतिहासकारों ने किससे हस्मत वाला राजा कहा था? तो जोधपुर के मालदेव को हस्मत वाला राजा कहा था। इसके बाद है मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? तो शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहां पर की गई थी? सेठ दामोदर दास और एडवर्ड के द्वारा अजमेर के ब्यावर में 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। तो 80 का ऑप्शन ए। अब आगे साइंस। नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं हम कक्षा 7 की साइंस को लेकर। पहला प्रश्न है, भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है? तो वाट नहीं है और एम्पियर भी नहीं है, और इसका उत्तर होगा कैलोरी। ऊर्जा किसमें मापा जाता है? कैलोरी के अंदर। थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो आपको आसानी से दिख सके। ठीक है। हाँ, किस तापमान पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापी दोनों एक ही अंक दिखाता है? तो -40 डिग्री जो तापमान होता है, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट कुछ भी हो, उस पर हमारी तापमापी है वो क्या होती है? दोनों में बराबर अंक दिखाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा 42 का -40 डिग्री। उसके बाद में ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में गर्म होते हैं, क्योंकि वो ऊष्मा के क्या होते हैं? बेहतर रोधक होते हैं। वो अपने अंदर से ऊष्मा को पार नहीं होने देते, अपने अंदर वाली हवा को अंदर और बाहर वाली हवा को बाहर। हवा के कूच अलग होते हैं, इसलिए वो ऊष्मा के क्या होते हैं? अवर्धक होते हैं, बेहतर अवरोधी होते हैं, इसलिए वो गर्म होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 43 का हो जाएगा सी।
अधात्विक ऑक्साइड क्या है? अधात्विक ऑक्साइड होता है अम्लीय, और धात्विक ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं? क्षारीय। दो प्रकार होते हैं, एक अम्लीय और एक क्षारीय। तो अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। 44 का आपका उत्तर होगा बी। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन क्या है? कथन है हाँ, कथन क्या है? कौन सा कथन असत्य है? क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। क्षारकीय विलयन विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। अम्ल केवल जलीय विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन जल में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, और सभी सारक जल में घुलनशील होते हैं। बाकी सभी सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि सभी सारक होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। कुछ सारक जल में घुलनशील होते हैं, और जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील सार को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, और सभी के सभी नहीं होते हैं। अब देखो आगे वाला प्रश्न है, जल में अम्ल या सारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, और इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? तनुकरण। अम्ल या सार या सारक जो भी है उसमें जल में मिलाते हैं तो क्या होता है? उसकी सांद्रता, सांद्रता मतलब जो घड़ा होता है उसमें कमी आ जाती है। तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? तनुकरण। महाराणी बोले तो बिना पतलो करना। ठीक है, आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत को सुनिए। किसको सुनना है? गलत को सुनना है। चलो भाई गलत को सुन लेते हैं, सही को क्यों चुने? गलत का बोला तो गलत को सुन लेते हैं। पहला बोला टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में इमली, इमली में टार्टरिक अम्ल, बिल्कुल सही बात है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल क्या होते हैं? जैसे आप इमली खाते हो या टमाटर खाते हो तो आपको जब खाते हो तो खट्टा खट्टा महसूस होता नहीं होता है? ये खट्टे होने की वजह क्या है? इसमें अम्ल पाया जाता है, और प्रत्येक चीज में अलग अलग अम्ल होते हैं। टमाटर में अपने ऑक्जेलिक होता है, इमली में टार्टरिक। सिरका होता है उसमें कौन सा होता है? एसिडिक अम्ल होता है। पीछे बचा खट्टा दूध। खट्टा दूध जिसके आमतौर पर दही बोल सकते हो, या जब दूध 2 दिन को पड़ू हुए वो अपने आप पड़े पड़े के होइए, दूध फाट जिए, दही बन जिए, तो खट्टापन आ जाता है। उसमें कौन सा सिट्रिक अम्ल नहीं होता है, उसमें होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। तो इसका ये भाई बिल्कुल गलत है, हमको गलत सुनने के बोला था और हमने इसको सुन लिया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाँ, चांदी के बर्तन कुछ समय पश्चात किसके बनने के कारण काले पड़ जाते हैं? देखो सल्फाइड। कैसे? आपने देखा होगा कि जब जीरे के अंदर तीसरी सिंचाई करते हैं, जैसे आमतौर पर हमने मारा के खाद पानी देना, खाद पानी दाओ जन गदर नको जन थे देखी हो कि जगह की आड़ पाड़ चौंदी कोई कहीं पैर उड़े तो वो कालो हो जाए। कारण कि गदरब की है, उसमें सल्फर होता है। हालांकि वो रियल में सल्फर है, ठीक है, अपना नाम उसे बिगाड़ के ऐसा कर दिया है। तो सल्फर होता है, सल्फर क्या करती है? चांदी के साथ में क्रिया करके सल्फाइड, ये सल्फाइड क्या बना देती है? चांदी पर परत बना देती है, जिससे चांदी का रंग क्या हो जाता है? काला हो जाता है। इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बी। 48 का क्या हो जाएगा? बी। अब किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? देखो एक चीज होती है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? देखो दो जनों की लड़ाई हुए, जना लड़ाई के बीच में एक तीसरा आदमी भड़े हुए, भी वो काम के हुए भी लड़ाई ने बढ़ानो या कम करनो। कई भलो आदमी तो वो कम करी, एंड कोई बेकार हो तो क्या कर भी ने बढ़ाई। तो एक उत्प्रेरक है धन उत्प्रेरक, एक वही ऋण उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक की अभिक्रिया में कोई खुद की पर्सनली भूमिका कुछ नहीं होती है, लेकिन वो क्या करते हैं? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। अब देखो धन है, धन का मतलब क्या होता है? प्लस। इसका क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो वो अभिक्रिया की वेग को क्या करते हैं? अभिक्रिया की दर को क्या करता है? बढ़ाता है। उत्तर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलो इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, ताप घटाने पर कैल्शियम ऑक्साइड की जल में विलीयता क्या होती है? बढ़ जाती है। अतः घुलने की प्रक्रिया अब जैसे ताप पर डिपेंड करती है। ताप पर दो विधि होती है, ऊष्माशोषी और उसमें सेपी। अब ताप घटाते हैं और विलीयता बढ़ती है, इसका मतलब कौन सी होती है? ऊष्मा सेपी, ताप को छोड़ने वाली। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन के अवशोषण के दीर्घ पाए जाते हैं? दीर्घ किसमें पाए जाते हैं? छोटे हाथ में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद में मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल का आमाशय के अंदर एक अम्ल का स्राव होता है, उस अम्ल का नाम है HCl, और जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी। 52 के प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 53 प्रश्न है, लाइकेन क्या है? लाइकेन एक सेतु है, कड़ी है,
एक सहजीवी संबंध है। किन किन के बीच सहजीवी? कवक व शैवाल के बीच में जो मध्य संबंध पाया जाता है, सहजीवी संबंध पाया जाता है। कुछ परजीवी सहजीवी आपने अलग अलग पढ़ा होगा, तो उन सहजीवी के बीच में संबंध पाया जाता है। लाइकेन, वो किसके बीच में संबंध होता है? कवक और शैवाल के। उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। आगे वाला प्रश्न क्या है? आगे वाला प्रश्न है कि मरुस्थलीयों में पौधों में, मरुस्थलीय पौधे होते हैं, उसके किस भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? देखो मरुस्थलीय कुछ पौधे ऐसे जिनकी पत्तियां होती नहीं है या कटी पट्टी पत्तियां होती है, उन पत्तियों से कितना भोजन बनेगा? ऐसे तो पौधे भूखे मर जाएंगे। तो मरुस्थलीय पादपों के तनों से भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। तो किस भाग से होगा? तना। इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा इसमें। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, जल चाहिए, लेकिन क्या नहीं चाहिए? ऑक्सीजन का प्रकाश संश्लेषण में आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन सिर्फ पौधे श्वसन के समय ही उपयोग लेते हैं। आगे देखो, ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया कोशिका किस भाग के अंदर होती है? कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में श्वसन होते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं, जो कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में होती है। एक वयस्क मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? 12 से 20 बार। हेमोग्लोबिन के बारे में सही कथन क्या है? हेमोग्लोबिन क्या होता है? हेमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक होता है। एक लाल रंग का क्या होता है? वर्णक होता है, जो रक्त के बीच में क्या होता है? उपस्थित होता है। अस वो लाल रंग का वर्णक क्या करता है? उसके कारण रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हेमोग्लोबिन कारण। ठीक है, और उसमें लोह की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है? लोह की। और वो ऑक्सीजन का संचार कार्य करता है, ये भी कथन सही है। लोह की मात्रा पाई जाती है, ये भी सही है। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। लेकिन ये कुछ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। ये प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता। हालांकि ये बात सही है कि हेमोग्लोबिन कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, लेकिन ये खुद प्रतिरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। तो इसके कौन से कथन सही होंगे? 1, 2 और 3। कौन सा? 1, 2 और 4, सॉरी, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलो, श्वसन में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? श्वसन में रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। अब देखो, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? देखो, हवा में जितनी भी CO2 होती है, जितनी भी, चाहे उसका कितना भी परसेंट हो, लेकिन उसमें से 4% तो हमारी किसी ऑक्सीजन, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, श्वास के माध्यम से छोड़ते हैं, उसकी मात्रा कितनी होती है? 4%। सारी कार्बन डाइऑक्साइड में 4% हमारे द्वारा छोड़ी गई होती है श्वसन में। ठीक है, है क्या? तो दोस्तों, इतने ही प्रश्न थे साइंस के, और आगे आपको सॉल्यूशन करवाएंगे हिंदी का। चलो, आगे हिंदी के आंसर की जारी करेंगे मैम। नमस्कार के साथ स्वागत है आपका वीर तेजा नव सर्जन संस्थान बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर। और ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा की उत्तर कुंजी को लेकर क्लास 7वीं की हिंदी की उत्तर कुंजी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए सोना, लोहा, तांबा और पुंज। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा पुंज।
विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा ऑप्शन ए नजदीकी, बी पुरुष और सी में माधुर्य, डी पढ़ाई। तो इसमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा का पूछा है तो नजदीकी इसमें नहीं है, पुरुष भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है और माधुर्य है। मधुर मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। भयावह, कल्पना, दर्शनीय और सौंदर्य उपयुक्त में से संज्ञा शब्द है तो इसमें संज्ञा शब्द होंगे। कल्पना और सौंदर्य दोनों संज्ञा शब्द है। ऑप्शन बी और डी इसका सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सी राइट है। ये मेरी माताजी वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये मेरी माताजी है, इसमें वक्ता श्रोता से बता रहा है किसी अन्य के बारे में कि ये मेरी माताजी है तो इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। हिंदी व्याकरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन बी अविकारी शब्दों को अवयव भी कहते हैं। सी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण विकारी शब्द है। डी क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। तो ऑप्शन ए सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन ए गलत है। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण नहीं कहलाते हैं। जो संज्ञा से वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं वो होते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसमें अविकारी शब्दों को अवयव भी कहते हैं, ये भी सही है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण विकारी शब्द है, सही है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अकर्मक क्रिया के उदाहरण है? हंसना, नाचना, खेलना, उठना, लिखना, बैठना, दौड़ना, भागना, रोना, देखना, पढ़ना और पीना। इसमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होगी? जैसे अभी इनमें ये इतनी सारी क्रिया है, इनमें से ये क्रिया करने के लिए किसी भी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होगी, बाह्य किसी भी चीज की कारक का सहारा नहीं लेना पड़े, वो अकर्मक क्रिया होगी। और ये इनमें से जो कोई भी क्रिया करने के लिए बाह्य कारक की अपन को सहायता लेनी पड़े तो वहाँ सकर्मक क्रिया होगी। जैसे हंसना, नाचना और खेलना, इनमें खेलने के लिए अपन को किसी भी बाह्य कारक की आवश्यकता होगी। उठना, लिखना, बैठना, लिखने के लिए भी कुछ न कुछ लिखना तो पड़ेगा। दौड़ना, भागना और रोना, इसमें किसी भी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसमें ऑप्शन सी राइट है। देखना, पढ़ना, पीना, देखने के लिए भी कुछ न कुछ होगा तभी तो देखेंगे ना। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया है? गेहूं पिस रहा है, पेड़ से पत्ता गिरता है, चांदी घिस रही है या फिर गाय घास चर रही है। तो इसमें सकर्मक क्रिया का पूछा है जिसमें कर्म की उपस्थिति हो। गेहूं पिस रहा है, क्या और किसको का प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिल रहा है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होगी, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। गेहूं पिस रहा है, क्या पिस रहा है? गेहूं, उत्तर मिल रहा है, फिर भी इसमें अकर्मक क्रिया है क्योंकि क्या का उत्तर अगर वाक्य के शुरुआत में क्या का उत्तर मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया होती है। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें ये गलत प्रिंटिंग हुआ है। इसमें गाय घास चर रही है, इसमें भी सकर्मक है और इसमें भी सकर्मक है। यह होना चाहिए था पत्ता पेड़ से गिरता है, ये नहीं है तो इसमें आपको बोनस दिया जाएगा। जिस विकारी शब्द से संज्ञा शब्दों की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण या सर्वनाम या फिर क्रिया। तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा शब्दों की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। विकारी शब्द कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं तो इसमें
वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य है? सुगंधित कस्तूरी, लोभी शिकारी और राजस्थानी हिरण, अवैध, एक यहाँ पे अवैध शिकार, तो इसमें 4 विशेषण और 4 विशेष्य है। किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? ससुराल, दौलत, जिंदगी या गेंद, बाजू और तार, व्यक्ति, दही, जीवन, संसार, पेन और बाल, तो इसमें स्त्रीलिंग का पूछा है तो ऑप्शन ए राइट है। राजस्थान में ससुराल पुल्लिंग शब्द है, लेकिन हिंदी में ससुराल को स्त्रीलिंग में रखा गया, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट है। दौलत और जिंदगी स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, सदैव एक वचन होते हैं? प्रजा, पुलिस, हस्ताक्षर, ऑप्शन बी दर्शन, नेत्र, धरती, ऑप्शन सी प्रजा, भीड़, पुलिस, डी अक्षत, सत्य, ताश, तो इसमें एक वचन का पूछा है। प्रजा एक वचन है और इसमें पुलिस भी एक वचन है, हस्ताक्षर एक वचन नहीं है, और दर्शन, नेत्र, धरती, इसमें भी सारे एक वचन नहीं है। ऑप्शन सी में प्रजा, भीड़ और पुलिस, ये सारे एक वचन है। ये सदैव एक वचन होते हैं। प्रजा भी सदैव एक वचन होते हैं, भीड़ भी एक वचन और पुलिस भी सदैव एक वचन होते हैं। हंसपद चिन्ह का अन्य नाम है, तो हंसपद चिन्ह समता सूचक चिन्ह और विस्मरण चिन्ह दोनों हंसपद चिन्ह के नाम है, तो इसमें ए और बी दोनों से ही ऑप्शन सी राइट होगा। क्षणिक का विलोम शब्द होगा, क्षणिक का विलोम शब्द होगा यहाँ पे क्षणिक का शाश्वत। अगला प्रश्न है, कौन सा विलोम युग्म सही है? संस्मरण, विस्मरण, ऑप्शन बी खंडन, विखंडन, ऑप्शन सी नत, विनत, या फिर ऑप्शन डी शिष्ट और विष्ट विशिष्ट। तो इसमें पूछा है युग्म सही कौन सा है? कौन सा विलोम युग्म सही है? ऑप्शन ए संस्मरण, विस्मरण, और ऑप्शन बी तो खंडन का विलोम होगा मंडन, शिष्ट का होगा अशिष्ट और नत का होगा उन्नत। यहाँ पे सही का पूछा है तो ऑप्शन ए राइट है, संस्मरण का विलोम शब्द विस्मरण होगा। अगला प्रश्न, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति रिक्त स्थान पाई जाती है, वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो इसमें ऑप्शन ए राइट है, निर्लिप्तता होगा। यहाँ पे आ का पर्यायवाची है, सहकार भी नहीं है, पिक भी नहीं है, कूटज भी नहीं है, और ऑप्शन डी राइट है, दृघ है जो आ का पर्यायवाची है। किस क्रम में आकाश का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए व्योम, विभु, दिव और शून्य। तो आकाश का पर्यायवाची व्योम भी है, शून्य भी है, दिव भी है और विभु है जो ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें असत्य कथन पूछा है। प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक ही होती है, ये सही है। प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक होती है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, ये भी सही है। क्रम, यहाँ क्रमचार नहीं है, क्रमवाच्य है। क्रमवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया में होता है। जब यहाँ क्रम आ गया है तो अकर्मक नहीं आना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। कर्तवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया में होता है। यहाँ क्रम आ गया है तो यहाँ अकर्मक की कोई जरूरत नहीं थी, ये सकर्मक क्रियाओं में होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट है। लड़के कर्म में बैठे हैं, इसमें कारक है कर्म कारक, अधिकरण कारक, करण कारक या फिर संप्रदान कारक। लड़के कर्म से बैठे हैं, करण, यहाँ अधिकतर बच्चों ने करण किया होगा लेकिन इसमें कर्ण कारक नहीं है। जहां तक मुझे लगता है इसमें कर्म कारक है।
बाकी संप्रदान भी हो सकता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा नहीं है? इसमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें मुहावरा नहीं है? बखिया देड़ना, मिट्टी को माथो, अंधे की लकड़ी या सांप को दूध पिलाना। तो ये अंधे की लकड़ी है जो मुहावरा नहीं है, ये है लोकोक्ति, बाकी सब मुहावरे हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार है।